नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वैभव सिंह है। मैं पीवीएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शिवदासपुर मड़वाडी वाराणसी में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं आज आपको हड्डी से जुड़ी एक बीमारी स्ट्रेस फ्रैक्चर के बारे में अवगत कराऊंगा। स्ट्रेस फ्रैक्चर कॉमनली आप लोग ने सुना होगा। ये आजकल जिम का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, लोगों के अंदर स्पोर्ट्स का एंथुजियाज्म ज़्यादा है, एंथुजियास्टिक एथलीट हैं, रिक्रिएशनल एथलीट हैं, जिम में बहुत लोग जाते हैं और यहाँ पे जो भी लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ में, जिम में, एक्सरसाइज में, रनिंग में इन्वॉल्व हैं, उनमें स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की संभावना होती है और उनमें से बहुत सारे लोगों ने स्ट्रेस फ्रैक्चर के बारे में सुना भी होगा। पर आज मैं आपको इस बीमारी के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर का आपको एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में देता हूँ। स्ट्रेस फ्रैक्चर 19th सेंचुरी में मिलिट्री रिक्रूट्स में देखा जाता था। जो लोग रिपीटेटिव एक्टिविटी में होते थे, जैसे कि लंबा मार्च पास्ट होता था या लंबा रनिंग जॉगिंग इस तरह से होता था, मिलिट्री रिक्रूट्स में यूजुअली सबसे पहले डॉक्यूमेंट किया गया स्ट्रेस फ्रैक्चर, और इसके बाद फिर में नॉर्मल पॉपुलेशन में भी देखा जाने लगा। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर है क्या? स्ट्रेस फ्रैक्चर बेसिकली कोई भी पुरुष या महिला जो कि किसी रिपीटेटिव एक्टिविटी में, फिजिकल एक्टिविटी में जाते हैं, जैसे कि प्रोलॉन्ग रनिंग, जो एंड्योरेंस एथलीट्स हैं, प्रोलॉन्ग रनिंग कर रहे हैं, या फिर में मार्चिंग है, मार्च पास्ट कर रहे हैं, मिलिट्री रिक्रूट्स हैं जो कि मार्चिंग कर रहे हैं, या फिर में बहुत ज़्यादा वॉकिंग की हिस्ट्री है। तो ऐसा भी किसी रिपीटेटिव एक्टिविटी में जब बॉडी जाती है जिसमें कि लोडिंग होती है, स्ट्रेस होता है, तो इसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की संभावना होती है। स्ट्रेस फ्रैक्चर का जो सिम्टम है वो है पेन। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो कि भर्ती के लिए प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि उनको अग्निवीर में भर्ती होना है, या फिर में मिलिट्री में भर्ती होना है, या पुलिस की भर्ती है। और ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं कि सर 6 महीने बाद पुलिस में भर्ती है और मैं 10 किलोमीटर रोज दौड़ रहा हूँ और पिछले 1 महीने से दौड़ रहा था और उसके बाद मेरे पाँव में दर्द होना चालू होगा। ये एक टिपिकल सिम्टम के साथ मरीज आता है। एटलीस्ट मेरे एरिया में ये टिपिकल सिम्टम्स के साथ मरीज आते हैं। तो ये एक क्लासिकल पेशेंट है, मेरी मिलिट्री की भर्ती है और पिछले 1 महीने से 5 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ और मेरे पैरों में दर्द चालू हो गया। इसके अलावा बहुत सारे एंड्योरेंस एथलीट्स हैं जो कि प्रोफेशनल एथलीट हैं, प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल रनर्स हैं, उनमें भी ये बीमारी देखी जाती है। अब इसमें होता यह है कि जब भी बॉडी को किसी स्ट्रेस में डालते हैं, हड्डियों को किसी स्ट्रेस में डालते हैं, जैसे कि सपोज करिए आपने 5 किलोमीटर की जॉगिंग की, तो 5 किलोमीटर की जॉगिंग के बाद यूजुअली जो वेट बेरिंग बोन्स है, वेट बेरिंग बोन्स मतलब वो बोन हड्डियां हो गई जिनके ऊपर बॉडी का लोड आया है। तो वेट बेरिंग बोन्स आपके फुट की बोन्स हो गई, आपके लेग्स की बोन्स हो गई, आपकी थाई की बोन्स हो गई, आपका स्पाइन हो गया। तो ये सारी वेट बेरिंग बोन्स हैं और पेल्विस हो गया। तो ये सारी वेट बेरिंग बोन्स पे जब आप एक कोई एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि रनिंग किए, जॉगिंग किए, तो माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं। माइक्रो फ्रैक्चर्स मतलब कि बोन छोटा मोटा डैमेज होता है बोन में इस स्ट्रेसफुल एक्टिविटी की वजह से, छोटा मोटा माइक्रो फ्रैक्चर होता है। तो ये होता है क्रैक इनिशिएशन। इस स्टेज के 3 स्टेज में होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो ये पहला स्टेज है जिसे कहते हैं क्रैक इनिशिएशन। पर यूजुअली बॉडी के अंदर एक हीलिंग मैकेनिज्म होता है, हड्डियों में एक हीलिंग मैकेनिज्म होता है, और ये क्रैक इनिशिएशन जब आप कुछ देर रेस्ट करते हैं, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते रेस्ट करते हैं, तो ये हील कर जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया शरीर में चलती है। और जो एंड्योरेंस एथलीट्स होते हैं, जो रिपीटेटिव एक्टिविटी में जाते हैं, जो डेली इसको कर रहे हैं या दिन में कई घंटे तक इसको कर रहे हैं, उनमें ये हीलिंग नहीं हो पाती है। क्रैक इनिशिएशन तो होता है एक्टिविटी के बाद, पर ये क्रैक्स, बोन में जो क्रैक्स हैं, ये हील नहीं कर पाते हैं और ये फिर अपने सेकंड स्टेज में जाते हैं जिसका नाम है क्रैक प्रोपोगेशन। तो ये जो छोटे छोटे क्रैक्स हैं ये प्रोपोगेट करना चालू करते हैं और ये बॉडी में कुछ एरियाज हैं, हड्डियों के कुछ जंक्शंस हैं जहाँ पे डेंसिटी चेंज होती है या जहाँ पे लैक्यूने है, तो ये कुछ एनाटॉमिकल साइट्स होती हैं जहाँ पे क्रैक प्रोपोगेशन और ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बोन। ये हड्डी की एक नॉर्मल फिनोमेना होती है जिसमें कि क्रैक इनिशिएशन होता है। क्रैक इनिशिएशन के बाद हड्डी हील करती है। क्रैक प्रोपोगेशन होता है, क्रैक प्रोपोगेशन के बाद भी हीलिंग हो सकती है और हीलिंग होती है तो हड्डी और मजबूत होती है। इसको वुल्फ्स फिनोमेना बोलते हैं। हड्डी में आपने स्ट्रेस दिया, बोन पे स्ट्रेस दिया वेट बेरिंग एरिया में, उसके बाद फिर हमने बोन में क्रैक्स आए और उसके बाद फिर हमने ये क्रैक्स हील किए और बोन और मजबूत हो गई। ये एक वुल्फ्स फिनोमेना है, ये बॉडी का एक रिपेरेटिव मैकेनिज्म है। अगर बहुत ही एंडोरेंस एथलीट्स हैं और बहुत ही फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन में एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ और कारण है, उसकी वजह से ये क्रैक्स हील नहीं करते हैं और ये सेकंड स्टेज में जाते हैं जिसको क्रैक प्रोपोगेशन बोलते हैं। ये क्रैक्स का साइज बढ़ने लगता है। बोन के कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे जैसे डेंसिटी चेंजेस हो रहे हैं या लैक्यूनर एरियाज, कुछ एनाटॉमिकल साइट्स होती हैं बोन पे जिसपे क्रैक प्रोपोगेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बोन। तो ये क्रैक प्रोपोगेशन है। उसके बाद भी अगर हीलिंग नहीं हो रही है और ये रिपीटेटिव एक्टिविटी कंटिन्यूड रहती है और किसी कारण से, कुछ और कारणों की वजह से अगर ये हीलिंग नहीं हो पाती है,
तो ये जो माइक्रो क्रैक्स हैं ये आपस में कोएलेस करते हैं। तो ये थर्ड स्टेज होती है स्ट्रेस फ्रैक्चर की, जिसको कोएलेसेंस ऑफ क्रैक बोलते हैं, कि ये सारे क्रैक, ये जो मल्टीपल क्रैक बोन में हुए हैं, ये जुड़ जाते हैं और ये एक फ्रैक्चर लाइन बना देते हैं। तो ये 3 स्टेजेस थी स्ट्रेस फ्रैक्चर की। उसके बाद फिर आपने स्ट्रेस फ्रैक्चर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो रिस्क फैक्टर्स यूजुअली होते हैं, एंड्योरेंस एथलीट्स हैं तो उनमें ये देखा जाता है। उसके बाद कई सारी फीमेल एथलीट्स होती हैं जिनमें की हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। यूजुअली जो फीमेल लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स हैं उनमें देखा जाता है, या फीमेल एथलीट्स में भी देखा जाता है कि उनके इनके मेंसेस में इश्यूज आने लगते हैं, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होने लगता है, उनको ओलिगोमेनोरिया होता है या एमेनोरिया होता है। तो या तो मेंसेस कम की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, मात्रा कम हो जाती है, और या फिर बाद में मेंसेस पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस का संकेत है। तो ऐसी फीमेल एथलीट्स जिसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस है और इसके साथ साथ अगर ईटिंग डिसऑर्डर भी है, कि मतलब वो कायदे से खाना पीना नहीं खा रही, उनको न्यूट्रिशनल इश्यूज है, वो पूरा कैलोरी इनटेक उनका प्रॉपर नहीं है, प्रोटीन इनटेक प्रॉपर नहीं है, कैल्शियम इनटेक प्रॉपर नहीं है, तो ये एक हाई रिस्क फैक्टर होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर डेवलप करने के लिए। इसी तरह मेल एंड्योरेंस एथलीट्स में भी ऐसा देखा जाता है। मेल एंड्योरेंस एथलीट्स में भी अगर न्यूट्रिशन पुअर है, कैलोरिक इंटेक्स कम है, प्रोटीन कम है, कैल्शियम कम है डाइट में, तो उनमें भी स्ट्रेस फ्रैक्चर की संभावना ज्यादा होती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी भी एक रिस्क फैक्टर होता है। हाँ, इनमें विटामिन डी की मात्रा कम पाई जाती है। मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर में, उनमें ये पाया गया है कि विटामिन डी की मात्रा कम होती है। इसके अलावा पुअर ट्रेनिंग टेक्निक, कई बार होता है कि हमारे यहाँ युवा होते हैं, वो फील्ड में जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं और बहुत ही एम्बिशियस होकर खेलना दौड़ना चालू करते हैं, और उनको नॉलेज नहीं है कि ट्रेनिंग कैसे करनी है, किस अंतराल पे करनी है, उसके साथ क्या न्यूट्रिशन लेना है, और ट्रेनिंग टेक्निक्स पुअर होने के कारण भी स्ट्रेस फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। और न्यूट्रिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं और अगर आप एंड्योरेंस एथलीट हैं या किसी भी फॉर्म के रिक्रिएशनल एथलीट हैं, और यदि आप रनर हैं और आपका न्यूट्रिशन एडिक्वेट नहीं है, आपका कैलोरी इंटेक एडिक्वेट नहीं है, प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट नहीं है, कैल्शियम इंटेक एडिक्वेट नहीं है, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांसेस संभावना बढ़ जाती है। अब इसके बाद मैं आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर के ग्रेड्स बताऊंगा। स्ट्रेस फ्रैक्चर के 5 ग्रेड होते हैं। इसमें जो ग्रेड 1 होता है उसमें मरीज को कोई भी दर्द नहीं होता है, पर इंसिडेंटली उसके एक्सरे पे या इमेजिंग पे, कोई भी इमेजिंग कराई गई है, उस पे स्ट्रेस फैक्टर दिखता है। तो ये ग्रेड 1 होता है, नो पेन बट इमेजिंग पे स्ट्रेस फैक्टर दिखता है। अब इसके बाद फिर में ग्रेड 2 होता है। तो ग्रेड 2 में पेन भी होता है और इमेजिंग पे स्ट्रेस फैक्टर दिखता है। जो ग्रेड 3 है उसमें पेन होता है और पेन के साथ साथ अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर लाइन दिखती है। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर लाइन मतलब फ्रैक्चर हो गया है पर हड्डी अपने जगह से हिली नहीं है। जो ग्रेड 4 है उसमें पेन भी होता है और डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर लाइन होती है, मतलब कि हड्डी अपनी जगह से खसक गई है और 2 मिलीमीटर से ज्यादा खसक गई है। और जो 5वां सबसे खतरनाक ग्रेड होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर का, वो नॉन यूनियन हो गया है, कि मतलब हड्डी जुड़ नहीं रही है, हड्डी टूट भी गई है और हड्डी अब जुड़ भी नहीं रही है। तो ये 5वां ग्रेड स्ट्रेस फ्रैक्चर का होता है। इसके बाद हम आएंगे स्ट्रेस फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट पे। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है स्ट्रेस फ्रैक्चर का, वो ये है कि आप न्यूट्रिशनली अपने आप को इम्प्रूव करिए। तो विटामिन डी इंटेक बहुत जरूरी है, सप्लीमेंट का लेना भी इंपॉर्टेंट है। सप्लीमेंट में मल्टीविटामिन है, प्रोटीन है, ये सब ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है, प्रोटीन रिच बैलेंस डाइट लेनी है, रिच इन कैल्शियम, डाइट में कैल्शियम होना चाहिए, और इसके साथ साथ डेयरी इंटेक भी होना चाहिए। तो एक बैलेंस न्यूट्रिशियस मील होना चाहिए। और इसके बाद आपका जो ट्रेनिंग टेक्निक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने ट्रेनिंग टेक्निक को सुधारिए, ओवर ट्रेनिंग मत करिए। आपकी बॉडी जो कैपेसिटी, जो लोड बेयर कर सकती है, उसको समझना है, उसको जानना है, उसको धीरे धीरे बचाना है। अगर अचानक से आप लोड बढ़ा रहे हैं, अचानक से दौड़ना चालू कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, अपनी बॉडी को पुश कर रहे हैं, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो आपको धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, धीरे धीरे प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है और अपने ट्रेनिंग स्टाइल को इंप्रूव करना है। स्ट्रेस फ्रैक्चर के मरीज जब हमारे पास आते हैं, सबसे पहले हम ऐसे मरीजों का प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग होती है। उनका पूरे बीमारी का इतिहास लिया जाता है कि बीमारी कैसे चालू हुई और उनकी ट्रेनिंग स्टाइल क्या है, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है। ये सारी चीजें हम उनसे पूछते हैं। तो प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग के बाद हम एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन में देखते हैं कि हड्डी और जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन क्या है, उनको हड्डी में दर्द है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और इसके बाद जब एक बार हिस्ट्री और एग्जामिनेशन हो जाता है तो हम इमेजिंग भी जाते हैं। तो जो पहला इमेजिंग है वो एक्सरे होता है। एक्सरे इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। मतलब आप बोल सकते हैं कि भाई मरीज के पैर में दर्द है तो एक्सरे हम कराते हैं। यूजुअली हम एक्सरे से ही स्टार्ट करते हैं, पर एक्सरे के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि शुरू के 2 से 3 हफ्ते, हो सकता है 1 महीने तक एक्सरे में कोई भी फाइंडिंग ना है कि आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो रहा है। तो एक्सरे पे हो सकता है कोई फाइंडिंग ना है और पूरी जो डायग्नोसिस होती है वो क्लिनिकल हो जाती है। इससे बचने के लिए हम कई बार मरीज का सीटी स्कैन भी कराते हैं। अगर स्पेशली स्मॉल बोन्स होते हैं, बहुत सारी छोटी हड्डियां होती हैं जहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, तो इसमें सीटी स्कैन का भी रोल है। जो मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है स्ट्रेस फ्रैक्चर में वो एमआरआई होती है।
MRI is the most sensitive investigation when it comes to stress fracture. Stress fracture की अर्ली डायग्नोसिस के लिए MRI करते हैं बहुत सारे सेंटर्स में। MRI इज द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब मरीज डॉक्टर के पास जाता है और सबसे पहले MRI रिकमेंड करता है। उसकी हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन के बाद सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन जो मरीज को एडवाइस किया जाता है वो MRI होता है। तो MRI इज द मोस्ट सेंसिटिव, सबसे सेंसिटिव है, और जल्दी स्ट्रेस फ्रैक्चर को डायग्नोज अगर करना है तो MRI एक अच्छी जांच है। एक बार जब स्ट्रेस फ्रैक्चर की डायग्नोसिस हो जाती है तो फिर हम उसका एनाटॉमिकल साइट देखते हैं, लोकेशन देखते हैं। कई हड्डियां शरीर में ऐसी होती हैं जिसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा होती है, तो इनको हाई रिस्क साइट्स बोलते हैं, हाई रिस्क एनाटॉमिकल साइट्स बोलते हैं। तो इन हड्डियों में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसी कौन सी हड्डियां हैं जिनमें स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा है? इसमें फीमर का नेक है। नेक ऑफ फीमर आपके जंघे की जो थाई बोन है उसका एक पार्ट होता है जिसको नेक ऑफ फीमर बोलते हैं। तो नेक ऑफ फीमर में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा होती है। पटेला जो कि आपके घुटने के ऊपर एक हड्डी होती है, इसको कटोरी भी बोलते हैं, घुटने की कटोरी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। या पटेला जो बोन होती है ये घुटने की नी की एक बोन है, तो पटेला में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा होती है। बहुत मरीजों में जो शिन बोन है, जो आपके लेग में जो टिबिया बोन है, जो शिन बोन जिसे हम बोलते हैं, उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा होती है। उसके बाद एंकल के पास मीडियल मैलुलस होता है जहाँ पे हड्डी थोड़ी सी उभार होती है अंदर की ओर, जो आपके टिबिया जो पैर की हड्डी है उसके अंदर, उसके एंकल के पास उसमें उभार आता है, उसको मीडियल मैलुलस बोलते हैं। मीडियल मैलुलस में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा होती है। उसके बाद फिर में टैलस एक बोन होती है पैर में, नेविकुलर एक बोन होती है फुट में, उसमें स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा होती है। फिफ्थ मेटाटार्सल उसके प्रॉक्सिमल रीजन में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा होती है। और ग्रेट टो के सिस्मॉइड्स में भी स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये हाई रिस्क एनाटॉमिकल साइट्स हैं, और हाई रिस्क एनाटॉमिकल साइट्स में अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है तो इनकी चिकित्सा अलग होती है, और अगर लो रिस्क साइट पे अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है तो इसकी चिकित्सा अलग होती है। उसके बाद कई बार मरीज कंफ्यूज होते हैं कि स्ट्रेस फ्रैक्चर है कि इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर है। लोग अक्सर इंटरनेट पे कुछ रिसर्च करते हैं और उनको इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर कहीं पे सुनाई देता है, तो वो आके पूछते हैं कि क्या ये स्ट्रेस फ्रैक्चर है कि इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रेस फ्रैक्चर है, जो डेफिनेशन है स्ट्रेस फ्रैक्चर का, वो है हाई लोड ऑन अ नॉर्मल बोन। अगर हाई लोड ऑन अ नॉर्मल बोन है और अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो उसको स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। और जो इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर है उसको नॉर्मल लोड ऑन अ डिजीज बोन और अ वीक बोन। अगर नॉर्मल लोड ऑन अ वीक बोन है और उसकी वजह से फ्रैक्चर हो रहा है तो उसको इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये दोनों में एक सटल डिफरेंस होता है। हाई लोड on a normal bone leads to stress fracture, and normal load on a diseased bone or a weak bone leads to insufficiency fracture. तो एक बार जब हमारा एनाटॉमिकल साइट पता चल गया और हमें ये पता चल गया कि मरीज की हिस्ट्री क्या है और हमारा जांच से हमने डायग्नोसिस कंफर्म कर दी है, तब फिर हमने चिकित्सा आती है। चिकित्सा के कई पहलू होते हैं। कुछ एथलीट्स में रिलेटिव रेस्ट दिया जाता है कि मतलब उनकी एक्टिविटी थोड़ी कम कर दी जाती है और पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। अगर एक्टिविटी कम करने पे अगर सिम्टम्स से रिलीफ मिल रहा है तो फिर हम इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखते हैं। अगर एक्टिविटी कम करने पे सिम्टम में रिलीफ नहीं मिल रहा है या सिम्टम्स बढ़ रहा है तो हम एक्टिविटी पूरी तरह से बंद कर देते हैं। ये यूजुअली ग्रेड 1 में देखा जाता है। जो ग्रेड 1 स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं उसमें हम ऐसा करते हैं, तो हम एक्टिविटी पूरी तरह से बंद कर देते हैं और उसके बाद फिर उस सिम्टम्स से इंप्रूवमेंट है तो हम चिकित्सा कंटिन्यू रखते हैं। और अगर चिकित्सा सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट नहीं है तो फिर हम अगले ट्रीटमेंट मोडालिटी में जाते हैं, जो कि कई बार प्लास्टर का भी रूप लेता है। कई मरीजों में हम स्ट्रेस फैक्टर में प्लास्टर्स भी करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ जो बहुत ही क्रॉनिक केसेस हैं, जैसे ग्रेड 5 अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर है कि हड्डी जोड़ नहीं रही है या कंप्लीट फ्रैक्चर हो गया है, तो इनमें सर्जिकल फिक्सेशन भी होता है, ऑपरेशन का भी प्रावधान है। और इसके साथ साथ ये तो सारी आपकी चिकित्सा हो गई। तो रिलेटिव रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट, प्लास्टर, इमोबिलाइजेशन एंड सर्जरी, ये अलग अलग चिकित्सा मोडालिटी है, अलग अलग मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट है जो अलग अलग मरीजों में देखा जाता है बेस्ड ऑन देयर एनाटॉमिकल साइट एंड द टाइप ऑफ फ्रैक्चर और कितना सीवियरिटी है फ्रैक्चर का। इसके साथ साथ कुछ जनरल एडवाइस होती है, जैसे कि आपको अपनी ट्रेनिंग टेक्निक सुधारनी है, आपको अपने ट्रेनिंग की टेक्निक सुधारने के साथ साथ आपको न्यूट्रिशन इंप्रूव करना है, आपको एक प्रोटीन रिच, कैल्शियम रिच डाइट लेनी है, एडिक्वेट डाइट लेनी है, एडिक्वेट कैलोरी इनटेक होना चाहिए। अगर औरतें हैं और उनमें अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज है, तो उससे रिलेटेड आपको चिकित्सा लेनी है। तो ये सारी चीजें स्ट्रेस फ्रैक्चर में इंपॉर्टेंट होती हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, और जिसको अगर यदि आप किसी को जानते हैं, अपने सगे संबंधी किसी मित्र को जो इस समस्या से जूझ रहा हो या आपको लगता है वो इस समस्या से जूझ रहा है, तो कृपया ये वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।